17 अप्रैल 2022 बख्तियारपुर के लिए काफ़ी खास दिन था। ये वो दिन था जब बख्तियारपुर के शैक्षणिक विकास की एक नई पटकथा लिखी गई और इसके साक्षी रहे आईपीएस विकास वैभव, गुरु रहमान एवं कई गणमान्य लोग। गुरु रहमान के वो शब्द जब उन्होंने मंच से कहा कि बख्तियारपुर अक्सर गैंगवार और राजनीति को लेकर प्रकाश में आता रहता है, आज वहाँ कलम की क्रांति की बात की जा रही है। यह अद्भुत है। इसके पीछे जिस व्यक्ति का हाथ है पवन कुमार जी, उनके लिए जितना बोलूं कम है। उन्होंने आगे कहा कि जहां आजकल अगड़ी पिछड़ी ऊंच नीच हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, वहां इस तरह काम करना एक साहसिक कदम है और इसमें बख्तियारपुर के लोगों को पवन कुमार का साथ देना चाहिए। आईपीएस विकास वैभव ने कहा कि एक समय था जब पूरे विश्व के लोग बिहार पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन आज हमारे बच्चे बाहर जाकर पढ़ रहे हैं। शायद कहीं ना कहीं हम अपने पूर्वजों की दृष्टि को पढ़ने में सफल नहीं रहे। उन्होंने आगे कहा कि हमारे पूर्वजों की दृष्टि ऐसी थी कि जब पूरे विश्व में ऐसी उदाहरण थी कि एक वर्ग के लोग ही शासक हो सकते हैं, बिहार ने ये कर दिखाया था कि जो सक्षम है वो शासन कर सकता है। तब मगध में नंद वंश का उदय हुआ। आईपीएस विकास वैभव का ये भी कहना था कि पवन कुमार जो शिक्षा का आलख जगा रहे हैं और उन्हें प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, उनको बख्तियारपुर के लोगों का साथ मिलना ही चाहिए। प्रार्थना सीमेंट के संस्थापक पवन कुमार ने कहा कि अभी बहुत सारी योजनाएं जैसे पठन पाठन से संबोधित पुस्तकें, नोट्स, विषय के एक्सपर्ट एवं लाइब्रेरी लाई जाएगी, जिससे यहाँ के छात्र छात्राओं को उनके सपने को पूरा करने में मदद मिलेगी। चलते चलते आपको बताते चलें कि ये कार्यक्रम काफी सफल रहा। यहाँ सफलता का पैमाना सिर्फ भीड़ नहीं बल्कि युवाओं में नया जोश भर देने वाले संवाद एवं शैक्षणिक विकास के ऊपर दिए गए बल रहा। अंत में आपको ये भी बता दें कि हम ये कह सकते हैं कि नए बख्तियारपुर जो कि कलम से क्रांति लाने वाला होगा, उसकी इबारत लिखी जा चुकी है और इस बख्तियारपुर के नए संस्करण में पवन कुमार का योगदान होगा। इस महान सपूतों की धरती बख्तियारपुर में आप सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत है, जिनकी उपस्थिति ही हमें सबों के बीच जोश उत्साह का संचार कर देती है। बिहार ही नहीं देश भर के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनिए। विकास मैं बख्तियारपुर वासियों और मैं ग्राम प्रवाही से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मंच पर हमारे वीर मौजूद एक ऐसे गुरु जिनका शिष्य आज देश के हर शहरों में अपनी कामयाबी का झंडा लहरा रहे हैं, जिन्हें हम सम्मान से गुरु रहमान करते हैं, जिनका भी बख्तियारपुर वासियों की ओर से अभिनंदन करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर रजनीकांत सर जी का, जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है। मैं स्वागत करता हूँ मंच के पास बैठे बख्तियारपुर में नौनिहालों का जो देश के भविष्य है और हमारे सभी उम्मीदों की किरणें, उनके लिए आज मैं ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं प्रतियोगिता में शामिल सभी बच्चों का अभिनंदन करता हूँ। यहाँ किसी कौन सा नहीं मिला, यह मायने नहीं रखता है। आप सभी प्रतिभाशाली हैं। आप सभी का शिक्षा के प्रति उत्साह, समर्पण, मेहनत आप सभी को एक दिन कामयाबी के शिखर पर पहुंचाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सम्मानित जनों, आज का ये कार्यक्रम बख्तियारपुर में शिक्षा के कलम को जगाने हेतु एक छोटा सा प्रयास है, महज एक शुरुआत है। बख्तियारपुर के युवाओं के पठन पाठन प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु हम यहाँ पर एक ऐसा केंद्र बनाएंगे जहाँ आवश्यक पुस्तकें के साथ ही परीक्षा से संबंधित नोट्स की लाइब्रेरी और सचित कंप्यूटर कक्षा सब होंगे। किसी भी हिस्से से सीधे तौर पर जुड़ेंगे, जहाँ विभिन्न विषयों के एक्सपर्ट शिक्षाविद देश के किसी भी हिस्से से जोड़े जाएंगे।
और आपको परीक्षा में सफलता के लिए क्रमश और विषय विशेष वस्तुओं की जानकारी भी देंगे। मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके सहयोग से, आपके सही सुझाव से और आपके आशीर्वाद से हम बख्तियारपुर की शिक्षा के साथ ही हर क्षेत्र में एक नई पहचान बनाएंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से। जय बख्तियारपुर, जय बिहार, जय हिंद। जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं और उनके सहयोग के लिए पवन जी भी समाज के और लोगों के साथ कुछ योजना बनाकर कार्य कर रहे हैं, तो बड़ी प्रसन्नता होगा। क्योंकि जिस अभियान को लेकर अनेक स्थानों पर लोगों को प्रेरित करने का प्रयास कर रहा हूँ, उसकी संकल्पना कहीं न कहीं यही है जो हम साक्षात देख पा रहे हैं। जो व्यक्ति सक्षम है उनको उनके सहयोग के लिए आना चाहिए जिनको उसकी आवश्यकता है। बिहार का विकास तभी संभव है जब अपनी ऊर्जा को हम सही दिशा में लगाएंगे। यदि हम आपस में गुरु रहमान जी बहुत अच्छे से लेट्स इंस्पायर बिहार की पूरी संकल्पना को बता रहे हैं, आपस में यदि हम जाति के नाम पर, समुदाय के नाम पर संघर्ष करते रहेंगे तो कहाँ आगे बढ़ेंगे। कोई साधारण रथ उसको 4 पशु मिलकर खींचते हों, उसमें भी अगर रथ में चारों पशुओं में संघर्ष हो जाए, कोई कहे मैं आगे जाऊंगा, कोई कहे पीछे जाऊंगा, कोई बाएं जाना चाहे और कोई दाहिने जाना चाहे, तो रथ चलेगा क्या? जब एक रथ नहीं चल सकता, अगर पशुओं में सामंजस्य नहीं हो, इस समाज में लोग जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, अलग अलग बातों के नाम पर संघर्ष करेंगे, तो हर चीज को उससे प्रभावित कर देंगे, समाज कहाँ जाएगा? नदी जब बहती है शुद्धता के साथ बहती है, प्रवाहित जल में शुद्धता स्वतः समाहित रहती है, लेकिन उसी बढ़ते हुए जल को जब हम रोक देते हैं तो क्या होगा? उसमें शुद्धता रहती है क्या? क्या होता बताइए? प्रदूषण हो जाता है, जल गंदा हो जाता है। उसी प्रकार से समाज में यदि हम संघर्ष करते रहेंगे, जो समाज जो आगे बढ़ना चाहिए कहाँ बढ़ेगा? समाज वहीं रुक जाएगा, उसमें प्रदूषण फैलेगा, मन में विकृति आएगी। और उस बिहार में जिस ज्ञान की भूमि पर हम खड़े हैं, नालंदा से आ रहा हूँ, एक समय ऐसा था जब पूरे विश्व से लोग पढ़ने आते थे, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति क्यों है? बिहार के बच्चों को भी बाहर पढ़ने जाना पड़ता है। पूरे विश्व से लोग पढ़ने आते थे, जापान से आते थे, तिब्बत से यहीं आते थे, बहुत दूर की बात नहीं है, आने में आधा घंटा भी नहीं लगेगा। लेकिन जिस भूमि में इतनी प्रेरणा विद्यमान थी, यदि आज हम अपने पूर्वजों की ऊर्जा को धारण नहीं कर पा रहे हैं, तो कभी कहीं और नहीं है, कहीं हमारे अंदर है कि हम अपने पूर्वजों की दृष्टि को भूल गए। दृष्टि तो ऐसी थी जो वेदांत का दर्शन उस समय कर सकती थी जब पूरे विश्व में भौतिक चीजों से ऊपर सोचने की क्षमता थी नहीं। दृष्टि तो ऐसी थी जब पूरे विश्व में इस प्रकार की अवधारणा थी कि शासन केवल एक ही भाग्य कर सकता है। बिहार में अवधारणा जगी कि जो सक्षम है शासन कर सकता है। तभी मगध में नंद वंश का उदय हुआ, तो सामान्य रूप से किसी अन्य महाजनपद में देखा नहीं है। कोई वर्ग शासन कर सकता है, और शासन केवल शासक ही नहीं, उस शासक का चयन भी हो सकता है। ये बात वैशाली में स्थित है, जो विश्व का पहला गणतंत्र। और बात तो हम प्रस्तुत करते रहे हैं, इतिहास में करते रहे हैं, इसलिए करते रहे हैं ताकि मानव जीवन में सुधार आए। यही कारण था, इस बड़ी दृष्टि के कारण जातियां तब भी थी, लेकिन जातिवाद इस प्रकार हावी नहीं था। अगर होता मगध में नंद वंश का उदय कभी नहीं होगा, गुप्त वंश का भी शासन नहीं कर सकता। अगर होता तो वैशाली में लोकतंत्र या गणतंत्र की कल्पना कभी जन्म ही नहीं है। दृष्टि बड़ी थी, इसलिए विश्वविद्यालय स्थापित कर सके जिसमें पूरे विश्व भर से लोग पढ़ने आते हैं। विश्वविद्यालय का यदि पतन हुआ तो उसके कारण भी स्वयं अपने आप में झांकना होगा और पूर्वजों के दृष्टि को लेकर चलना होगा, तो बिहार बदलेगा। लेट्स इंस्पायर बिहार में संदेश है ये एक शिक्षा, समता, उद्यमिता, इन भावों पर आपस में संघर्षों को मिटाकर यदि सहयोग के साथ मिलकर चलें, छोटे छोटे योजनाएं बनाए, ऊर्जा अपनी उद्यमिता के विकास का लगाए। बड़ी प्रसन्नता हुई पवन जी से मिलकर। उड़ीसा में अपना इतना अच्छा उद्योग इनका स्थापित है, लेकिन मन में अपने क्षेत्र के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति, अपनी जन्मभूमि के प्रति कुछ करने की जो लालसा थी, अपने क्षेत्र में स्थापित करके ले आए और योजना की सरकार से दे रहे हैं। लाभान्वित अपने लिए तो हर व्यक्ति जीता है, समाज के लिए जीना आसान है। हर
वहाँ पर लोग आलोचना करेंगे, लोग प्रश्न करेंगे आप क्यों बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि सीधी चीजों को करने में भी ऐसी विकृति आ गई है। जिस बिहारवासी की सोच अफगानिस्तान के पार तक थी, दक्षिण में सागर तक थी, हिमालय में उत्तर तक थी और पूर्वोत्तर के पार तक थी, सोच को हमने इतना संकुचित कर दिया है कि जब कोई बाहर की बात करते हैं तो हमसे प्रश्न करते हैं। अभी हम लोगों ने दिल्ली में एक कार्यक्रम किया, बिहार उद्यमिता सम्मेलन। बिहार भर के लोग जो बाहर रहते हैं बिहार के, उनको हम लोगों ने आमंत्रित किया कि आइए बिहार के विकास में अपना योगदान दीजिए। और उस समय जब इस कार्यक्रम का हम लोग प्रारंभ कर रहे थे तो जो भी मुद्दा प्रश्न करता था बिहार का कार्यक्रम दिल्ली में क्यों, और मेरा जवाब यह होता था अब भूल क्यों गए अपने इतिहास का। आज तो दिल्ली की बात कर रहे हैं, एक समय ऐसा था जब बिहार के कार्यक्रम काबुल में भी होते थे। क्यों हम लोग दृष्टि को भूलते जा रहे हैं? भूलेंगे तभी तो विकृति आती है। अगर हम जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर लड़ते रहेंगे, ऊर्जा को तो व्यर्थ करते रहेंगे। ऊर्जा तो हर व्यक्ति में असीम है। किसी भी विद्यार्थी से कोई भी व्यक्ति सफलता चाहता है, उसको मैं सदैव विनम्र बताता हूँ, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मंत्र कहता है, एक शब्द आपने सुना होगा, कितने लोग सुने हैं इस मंत्र? 6 लोग सुने हैं, 10 लोग के करीब सुने हैं, और कितने लोग जानते हैं? चलिए बहुत अच्छा। पीछे आपसे सुनना संभव नहीं है, मैं बताता हूँ इस अर्थ को यदि जान गए जीवन में फिर कुछ कठिन नहीं रहेगा। मंत्र कहता है जो पूर्ण था और पूर्ण है पूर्ण ही रहेगा और पुनः पूर्ण में विलीन हो जाएगा। अब किसी व्यक्ति के बारे में, आदमी के बारे में बात करेंगे, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अधूरापन होता है। किसी व्यक्ति को पूर्ण कहते हैं जिसमें सभी गुण हो, ऐसा कोई व्यक्ति होता है क्या? नहीं होता है ना, सब में कुछ ना कुछ कमी होती है। लेकिन हमारे बिहार का प्राचीन ऋषि की दृष्टि देखिए, वो तो कहता है जो पूर्ण था पूर्ण है पूर्ण ही रहेगा, पूर्ण में विलीन होगा। क्या सोच, किसी सोने को भी अगर छोटे छोटे खंडों में बांटेंगे, छोटे से जो खंड होगा उसमें क्या गुण होगा? क्या गुण होगा? सोने का ही होगा। तो ऋषि कहते हैं कि अगर हम मानते हैं, हम जानते हैं कि हर आत्मा परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा के गुण क्या हैं? परमात्मा के गुणों को अगर परिभाषित करें, परमात्मा के गुण कैसे हैं? कितनी क्षमता है परमात्मा, कितनी शक्ति है परमात्मा? असीम, इनफाइनाइट, जिसकी कोई सीमा न हो, और जिसकी कोई सीमा न हो उसको छोटे छोटे खंडों में भी बांटेंगे तो एक छोटा सा जो खंड होगा उसकी क्षमता कितनी होगी? इन्फिनिटी को कितना भी काटेंगे, गणित पढ़े होंगे सब लोग, इन्फिनिटी को कितना भी विभाजित करेंगे, छोटा सा जो कण होगा उसमें क्षमता कितनी होगी? तो ऐसे में हर बैठे युवा में, हर बैठे व्यक्ति में जो क्षमता है, यदि परमात्मा का अंश आपसे है तो कितनी क्षमता है? असीम क्षमता है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जब सारी सृष्टि की शक्तियां तुम्हारे अंदर समाहित है, उसके बाद तुम कहते हो मैं कमजोर हूं, दुर्बल हूं, कुछ कर नहीं सकता, कोई लक्ष्य कठिन है, तो तुमने अपने आंखों पर पट्टी बांध रखी। हर लक्ष्य साध्य है, हर लक्ष्य संभव है यदि हमने पूरे यत्न के साथ परिश्रम किया, दृढ़ निश्चय के साथ किया, मतलब संकल्प को स्थापित करके किया, कोई भी चीज कठिन नहीं है। ऐसा नहीं कि बख्तियारपुर से, फतुहा से, धूलपुर से, बर्दाश्त दरगाह से, जेठुली से, कच्ची दरगाह से, या हम अपरिचित हो या हमारे एक विचारधारा जो आपके मंच पर आसीन है वो अपरिचित है, क्योंकि पटना के CDSP भी रहे हैं, पटना के SDSP भी रहे हैं और इसी क्षेत्र के ऊपर भी रहे। आज मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, सिस्टम को उतने बड़े अधिकारी के सामने बोलना हो, बिल्कुल सच बोलना। यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ तो मैं पवन सिंह जी को नहीं जानता था, लेकिन अमन हमारा स्टूडेंट है, फिर उसके माध्यम से कैसे तो पवन सिंह जी और एक और मित्र आए, उन्होंने कहा कि विकास वैभव सर भी आ रहे हैं, तो आप आइए। हम श्योर है कि विकास वैभव सर आ रहे हैं, तो काफी श्योर है। तो मैंने फोन लगा पूछी
तो मुझे लगा कि जहां जहां विचारधारा क्या है, जहां भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने वाली विचारधारा हो, जहां बिहार को फिर उसके अतीत की याद दिलाने वाली विचारधारा का आगमन हो रहा हो, जहां बताया जा रहा है बिहार के इस गौरवपूर्ण इतिहास को, उस विचार का प्रेरक जो चिंता नहीं चिंतन की बात करता है विकास वैभव अगर जा रहा है तो मुझे जरूर जाना चाहिए बहराइच की सरजमी पर। और मजा आया और मैं गर्व कर रहा हूं कि मेरे साथ साथ एक विचारधारा भी है, लेट्स इट इंस्पायर बिहार बिहार बिहार। सुने, मैं विकास से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने भाषण में उसको बताएं, जरूर दे दें। ये मेरा नमन है आपके एलआईडी का वरीय सदस्य होने के नाते, मेरा नमन है आपको, मैं इसलिए आपके इंतजार कर रहा हूं। पवन सिंह हो, मीडिया वाले बोल रहे थे, बोले कि जब तक विकास नहीं तब तक हवा ही नहीं चलेगी। विकास आया, हवा तो बाहर निकली स्पष्ट। पवन सिंह, विकास वैभव या गुरु रमान, किसी तरह का गोल्ड ढोल कोई भी जो व्यक्ति अगर सकारात्मक कार्य करके बिहार को फिर बिहार की पौराणिक कहानी, बिहार का वजूद याद दिलाने का काम कर रहा है, और जो जात पात बैकवर्ड फॉरवर्ड ऊंच नीच हिंदू मुस्लिम गोल्ड ढोल से अलग होकर बिहार के हर युवाओं के हाथ में कलम थमाकर एक नया बिहार बनाने का प्रयास कर रहा है। वहां जो गौरव के अनुभूति कर रहा है, उस गौरव के छात्र विकास निश्चित रूप से छात्र आई है। पवन का उद्देश्य जो भी रहा, आप हर साल इस कार्य को आगे बढ़ाइएगा तो बढ़ेगा। देखिए, मैं शिक्षक विकास में बहुत ठीक से बोलेंगे, थोड़ी सी बात बता दूं तमाम लोगों को। आप लोग उधर मुखातिब इसलिए हुआ कि पता चला कि 1200 लोगों का टेस्ट हुआ, 300 लोगों का चयन हुआ, डिफरेंट कैटेगरी का पुरस्कार है, वो पवन सिंह बताएंगे। आज तक बख्तियारियों के बारे में हत्या, डकैती, राजनीति, गैंगवार, हरिवार, हववार हम यही सीखते थे। पहली बार बख्तियारपुर के सरजमीन पर हम कलम वार की आवाज सुने, इसलिए सैल्यूट करता हूं बख्तियारपुर की जमीन को। हमारे दोस्त भी जानते हैं, जो एसएसपी रहे हैं, हर बार बहराइच गांव राजपूत का साथ गांव है आप लोग का। हमरा टेंशन मत दिए, हम कोई जाके कुछ बोलते हैं, पत्नी हिंदू, बेटी हिंदू, बेटा हिंदू, स्कूल में हिंदू, मैं की भुला गए भारतीय भारतीय। अगर सच में ये नाटक नहीं है, सच में वो पवन सिंह के द्वारा किया जा रहा है सकारात्मक प्रयास है, सच में पवन सिंह बहराइच की सरजमी के माध्यम से पूरे बख्तियारपुर को यह दिलाना चाह रहे हैं कि जात पात ऊंच नीच बैकवर्ड फॉरवर्ड हिंदू मुस्लिम नहीं, कलम से क्रांति होगी। तो इस क्रांति में हम लोगों को साथ देना चाहिए। बेटा कुछ तथाकथित लोग जागृत होते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड करवाएंगे, हिंदू मुस्लिम करवाएंगे, गोल्ड करवाएंगे, एससी करवाएंगे, बीएड करवाएंगे। हम सारा बंधन तोड़े हुए हैं, किसी से डरते नहीं है। बजरंगबली के भक्त हैं, बजरंगबली को प्रणेता मानते हैं, उनके बिना सांस नहीं लेते हैं, उनके बिना सांस नहीं लेते। बस फिलहाल वो जानते हैं अच्छी तरह से इतना झंझट क्यों मेरे पास आया, क्योंकि जब पढ़ना चाहिए तो विकास में वो जैसा IIT पढ़ के यूपीएससी अपना मोहब्बत बनाया हुआ हो, उस वक्त पूरी मोहब्बत हो गई। मेरी मोहब्बत मेरे पतन का कारण बन जाता यदि मैं कलम को नहीं उठाता। हर 15 दिन को पिटाता था, गोलियां चलती थी, पोस्टर बांटता था दूसरे कोचिंग का, पैम्पलेट बांटता था। मेरे फादर बिहार में वो CTSP हुआ करते थे पटना के, और मेरे फादर फुलवाड़ी शरीफ के इंस्पेक्टर थे। 4 बजे से 6:30 बजे तक पेपर बांटता था। कारण केवल यही था कि पत्नी को मैंने वचन दे दिया था बजरंगबली के मंदिर में बैठ कर
मेरे हिसाब से होगा। बोले डन। उसने कहा कि बेटी का खतना न बेटा का खतना नहीं करवाएंगे। अब बोले डन। उसके बाद बोले कि पूरा हिंदुस्तान का मियां हिंदू मर जाएगा। हम बोले पापा जब जो तुमको पसंद होगी बात करेंगे, तुम दिन को अगर बात कहो रात करेंगे। तुमने जो कहा मैंने मान लिया। अब सारा दुनिया हिंदुस्तान के हिंदू मियां मरे या पूरे ब्रह्मांड में लोग मर जाए, मैंने मोहब्बत की है, मोहब्बत की है, मोहब्बत